सुबह के 4 बजे के करीब नाजिश की कानों में आवाज़ गूंजी, नाजिश ओ नाजिश, कहाँ मर गई तू और कितना सोएगी? महारानी, ये तुम्हारा मैका नहीं है जहाँ तुम्हें सुकून से मनोसलवा मिलेगा। नाजिश ने आंख मलते हुए जी आई बोला। सुंदस बेगम ने इजाफा किया, जब मैं जवान होती थी तो खेत, सास ससुर, शोहर, बच्चे, नीज घर और बाहर के सारे काम खुद किया करती थी, अकेली। पता नहीं तुम फुअड़ कैसे मेरे मत्थे लग गई। जल्दी किचन में जाओ, माँ जी नमाज पढ़ के अभी आती हूँ। नाजिश ने इस्तफसार किया, आइंदा अपनी ज़ुबान मेरे सामने मत खोलना। जो कहा है वैसा ही करो। पहले अली के लिए खाना बनाओ, उठने वाला होगा वो। ये कहते ही सुंदस बेगम ने नाजिश को एक लिस्ट थमा दी और कहा, ये सब कुछ बनाना है और 2 घंटे में बन जाए। और हाँ, मैंने नौकरानी की पक्की पक्की छुट्टी करा दी है। अब से सारे इंतजामात तुम संभालोगी। ये कहकर वो चली गई और नाजिश अपनी बातों पर गौर करती रह गई कि नमाज की इजाज़त भी नहीं है। नाजिश अभी इसी सोच में थी जब फिर से उसका नाम पुकारा गया। वो किचन की तरफ भागी और काम शुरू कर दिया। उसे काम करते 7:30 हो गए थे। तभी सुंदस बेगम ने कहा कि जाकर अली को उठा लाओ और उसका सूट इस्त्री करो। उसने जाकर अली को उठाया, कपड़े दिए। इस दौरान उसके 7 से 8 चक्कर ऊपर से नीचे लग चुके थे। किचन नीचे था जबकि उनका और सुंदस बेगम का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। अली और सुंदस बेगम ने नाश्ता किया। नाजिश खाने की मेज़ पर बैठने ही लगी थी कि सुंदस बेगम ने इस्तफसार किया, हमारे यहाँ बहू साथ बैठकर खाना नहीं खाती जब तक सब पेट भर खाना ना खा लें। नाजिश सोच में पड़ गई कि अगर शुरुआत ऐसी है तो इख्तिताम क्या होगा, और उसकी सोच बिल्कुल सही थी। शाम का इख्तिताम बहुत दिलसोज होने जा रहा था। नाश्ता में उसके लिए सिर्फ आधी प्लेट चावल बचे हुए थे। उसने वो खाकर शुक्र अदा किया और उसे वो पल याद आने लगे जब उसकी शादी के दिन करीब थे। राहत बेगम सब ज़रूरियात छोड़कर उसे अपने हाथों से खिला रही थी और नाजिश खाना ना खाने पर बज़िद थे। बेटा खाना खा लो, मेरा हीरा बेटा हो तुम। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी आंखों की चमक और मुस्कुराहट दोनों को बरकरार रखे। साथ ही माँ और बेटी की आंखें भर आईं। जो नाजिश खाना ना खाने पर बज़िद थी, वो माँ की आंखों में आंसू देख ना सकी और खाना खाने लगी। नाजिश, सुंदस बेगम की आवाज़ नाजिश को हकीकत की दुनिया में वापस ले आई। नाजिश, जल्दी सफाई ख़त्म करो, एक एक बात बतानी पड़ रही है। घर से क्या सीख कर आई हो तुम? फिर खाना भी बनाना है। नाजिश अपने आंसू छुपाते हुए बमुश्किल जी माँ जी कह पाई। घर काफ़ी बड़ा था। सफाई पूरी होते ही दोपहर का खाना बनाया, सुंदस बेगम को परोसा, उनके खाने के बर्तन उठाए। जाकर अपने लिए खाना निकालने ही लगी थी कि उस पर हुक्म सादिर हो गया कि बर्तन धोकर जल्दी से शाम का बंदोबस्त करो। वक्त हो चला है और हाथ पांव ज़रा तेज़ चलाया करो। नाजिश, जिसको इंतहा की भूख लगी थी, शाम का खाना बनाने में महव हो गई। जल्दी जल्दी की वजह से चाकू उसके हाथ में फिर गया। सुंदस बेगम, जो कि सामने ही बैठी थी, उसे पट्टी तक न करने दी और उठकर उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया कि इतना भी नहीं करना आता। इतनी फुअड़ बहू मुझे ही मिलनी थी, हाय मेरी किस्मत। नाजिश की आंखों से आंसू बरसने लगे। उसे आज तक किसी ने डांटा तक न था। वो सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। वो फिर से खाना बनाने लग गई। जब अली आया, खाना खिलाया, सब सुबह जैसे ही हुआ। बस फर्क सिर्फ इतना था कि अभी नाजिश के एक प्लेट निकल आई थी। वो जो घर में नाजों पली थी, आंखों में हसीन ख्वाब संजोए, वो उसके घर की जीनत बनी थी। राहत बेगम, जो उसके एक जख्म पर 1000 आंसू बहाती, मरहम लगाती थी। नाजिश को राहत बेगम के अल्फाज याद आने लगे कि मेरा प्यारा बेटा हो तो तुम ससुराल वालों को शिकायत का मौका ना देना। बेटा, सास को सास नहीं माँ समझना, वो भी फिर तुम्हें बेटी समझ लेंगी। रात को 9 बजे की चाय के बाद वो अपनी सास के पांव दबाने लग गई। 10 बजे के करीब सुंदस बेगम को नींद ने आ घेरा। नाजिश बर्तन धोकर अपने कमरे में दाखिल हुई तो अली लैपटॉप पकड़े ऑफिस का काम कर रहा था। जी सुनिए, नाजिश ने कहा। अली अपने काम में मगन उसकी तरफ देखे बगैर बोला, हाँ बोलो नाजिश। नाजिश ने सुबह से लेकर अब तक की आप बीती सुना दी। नाजिश को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि उसे नमाज भी ना पढ़ने दी गई थी और सारा दिन काम के बाद उसे पेट भरकर खाना भी ना मिला। यहाँ तक कि उसे ज़ख्म पर मरहम भी लगाने की इजाज़त ना दी गई। मैं इंसान हूँ, मुझे कहा गया था कि सास माँ की तरह होती है। मैंने ऐसी माँ कहीं नहीं देखी और ना सुनी जो बच्चों को अल्लाह की राह से रोके और उनके जख्म पर मरहम भी ना लगने दे। साथ ही उसकी आंखें अश्कबार हो गईं। मेरी माँ ने भी ये सब कुछ बर्दाश्त किया हुआ है। जब वो कर सकती हैं तो तुम क्यों नहीं? क्या वो इंसान नहीं थी? अली ने जवाब दिया, तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे मेरी अम्मी जान कहेंगी। अली ने एक और इंकशाफ किया
یہ سب باتیں دروازے کے پاس کھڑی سندس بیگم سن رہی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ نازش کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ سندس بیگم دھیمے دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ باہر بارش کا موسم تھا۔ بجلی کی کڑک اس منظر کو اور وحشت زدہ بنا رہی تھی۔ اور پھر نازش کی ایک دم سے کایا ہی پلٹ گئی۔ سندس بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا، اپنے رویے کی معافی مانگ لی۔ ماں جی آپ بڑے ہیں، معافی نہ مانگیں، بس اپنا شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر سلامت رکھیے گا۔ میں ڈر گئی تھی بیٹا، اب تک کے سب رشتوں نے مجھ پر چڑھائی کی، مجھے بس یہ تھا کہ تم اور میرا بیٹا بھی ایسا نہ کر دو، اس لیے دبا کر رکھ رہی تھی تمہیں۔ آخر میں بھی تو انسان ہی ہوں، مجھے بھی اپنے رشتوں سے پیار چاہیے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں پانی پینے جا رہی تھی کہ تم دونوں کی آوازیں کانوں میں پڑ گئیں۔ علی اور نازش سندس بیگم کے گلے سے جا لگے۔ ماں جی ہم شکایت کا موقع آپ کو کبھی بھی نہیں دیں گے۔ دونوں نے یک زبان ہو کر استفسار کیا تو سب مسکرانے لگے۔ سبھی انسان ہوتے ہیں، انسان کو برا اور اچھا اس کے حالات بناتے ہیں اور وقت بناتا ہے، اور برے حالات میں بہتر رہنا ہی ایک اچھے انسان کی نشانی ہے۔